हेलो फ्रेंड्स, एक और डायग्नोसिस की टॉपिक है आज हमारे पास, जिसका सिम्टम है फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर डजंट कूल, मतलब कि ठंडी नहीं हो रही है और कंप्रेसर और लाइट दोनों ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर कूलिंग नहीं कर रही है और कंप्रेसर और लाइट ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। चलिए देखते हैं अब इस सिम्टम को किस तरह से हम डायग्नोसिस करेंगे। कस्टमर का फीडबैक है कि रेफ्रिजरेटर में कूलिंग नहीं हो रही है, अंदर जो एलईडी लाइट जलनी चाहिए वो नहीं चल रही है और अंदर रखा हुआ जो खाना है वो खराब हो रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे कस्टमर्स को। कुछ सवाल हैं, उनके जवाब से हमको कुछ क्लू मिल जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कि आपने जिस सॉकेट से आप पावर ले रहे हैं उसके बदले में किसी और सॉकेट से आप पावर खींच के देखिए, मतलब कोई और सॉकेट में आप इसका पावर लगा के देखिए, शायद उसमें चल जाए। ये देखने के लिए कि जो सॉकेट यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। और अगर कहीं पर कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशंस का प्रॉब्लम है तो वहां पर आप पूछ सकते हैं कि आपके पास स्टेबलाइजर है, आप स्टेबलाइजर यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं। ये आपका दूसरा सवाल होगा। तीसरा सवाल ये हो सकता है कि फ्रीजर सेक्शन में कूलिंग है कि नहीं। रेफ्रिजरेटर ठंडी नहीं हो रही है तो ये हो सकता है कि फ्रीजर सेक्शन में कूलिंग हो रही हो और रेफ्रिजरेटर सेक्शन में ना हो रहा हो, या वाइस वर्सा कुछ हो। तो आप उनको ये पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली फ्रीजर सेक्शन में कूलिंग हो रही है कि नहीं। फ्रीजर सेक्शन में ही अगर कूलिंग नहीं हो रही है तो हो सकता है कि कंप्रेसर का कोई रनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। जब हम डोर स्विच को दबाते हैं और छोड़ते हैं तब लाइट ग्लो होती है या बिल्कुल लाइट बंद है, ये पूछ सकते हैं हम। पावर इनपुट की कोई प्रॉब्लम है वो चेक करने के लिए। रेफ्रिजरेटर के चलते समय कोई कंप्रेसर का रनिंग साउंड आया था जब चल रही थी तब, या कोई स्पार्किंग की साउंड आई थी, कोई स्पार्किंग का आवाज आया था, कहीं पर कुछ स्पार्क्स होती है, कोई बिजली का कोई छोटा सा झटका का जो कटक से आवाज आता है, ऐसा कोई आवाज आया था रेफ्रिजरेटर बंद होने से पहले। इससे आपको थोड़ा बहुत क्लू मिल जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका रूट कॉज क्या हो सकता है। इससे हम ये जो डिफेक्ट्स हैं यहाँ पर जो हमने लिस्ट किए हैं, इतने सारे डिफेक्ट्स हमने लिस्ट किए हैं कि पावर सॉकेट में सप्लाई नहीं हो सकती है, ये पहला प्रॉब्लम हो सकता है। स्टेबलाइजर ठीक से काम नहीं कर रहा है या उसकी फ्यूज उड़ गई है, या पावर कॉर्ड में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, या फ्रिज की मेन पीसीबी में ही कोई डिफेक्ट है, जैसे कि अगर पीसीबी वाली फ्रिज है तो। थर्मल फ्यूज स्पिन सीरीज के अलावा जो नॉर्मल फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स है उसका थर्मल फ्यूज अगर उड़ा हुआ हो तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। पॉसिबिलिटी फेलियर ये है, इलेक्ट्रिकल अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो सॉकेट में हो सकती है, पावर कॉर्ड में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स पीसीबी में हो सकती है, और थर्मल फ्यूज का कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकता है कि थर्मल फ्यूज जब उड़ जाता है, उसकी कनेक्शन निकल जाती है, तब वो रेफ्रिजरेटर की मेन सप्लाई को बंद कर देता है। तो हम ये सारी चीजें को चेक करेंगे जिसको हमने लिस्ट किया है। सबसे पहले पावर को चेक करेंगे। पावर सप्लाई में फेज राइट में होनी चाहिए, न्यूट्रल लेफ्ट में। फेस न्यूट्रल और फेस अर्थ दोनों में वोल्टेज एक जैसी होनी चाहिए, सिमिलर वोल्टेज। 230 वोल्टेज प्लस और माइनस 10% चलता है। लेकिन न्यूट्रल और अर्थ के बीच में बिल्कुल ही कोई वोल्टेज नहीं होनी चाहिए, ना ही उन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला चेक होगा जो हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। इसमें सॉकेट भी देख लेंगे हम कि सॉकेट में कहीं ना कहीं अंदर लूज कॉन्टैक्ट है, या सॉकेट में अंदर जो वायर्स हैं वो तीनों पिंस में ठीक से लगी है कि नहीं। पावर सप्लाई हम चेक करेंगे इस तरह से कि नॉर्मली फेस अर्थ और फेस न्यूट्रल दोनों के बीच में सिमिलर वोल्टेज होनी चाहिए, और फेस राइट साइड में होनी चाहिए, न्यूट्रल लेफ्ट साइड में। स्टेबलाइजर की जब चेक करेंगे हम तो स्टेबलाइजर में जो पावर इनपुट आ रही है उसको चेक करेंगे, और स्टेबलाइजर से जो पावर आउटपुट जा रहा है उसको हम चेक करेंगे। ये चेकिंग के लिए आपको एक अच्छी से मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। स्टेबलाइजर का अंदर का जो फंक्शनिंग है वो थोड़ा सा हम समझा देते हैं आप लोगों को, ताकि स्टेबलाइजर का कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें डायग्नोसिस करने में और उसकी फॉल्ट फाइंडिंग करने में आपको आसानी हो। किसी भी स्टेबलाइजर के अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है जिसमें मल्टीपल वाइंडिंग्स होती है। एक उसका कंट्रोल पीसीबी होता है,
एक आउटपुट सॉकेट होता है, एक डिस्प्ले की पीसीबी होती है, और इतने कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी स्टेबलाइजर में। एसी मेंस का कनेक्शन स्टेबलाइजर के अंदर जब जाता है तो उसे पढ़ा जाता है। स्टेबलाइजर के अंदर एक सर्किट है जो कितना वोल्टेज आ रहा है उसको पढ़ता है, और उसी के हिसाब से 2 या 3 अलग अलग इसमें आउटपुट्स होंगे, जो यहाँ पर जो 3 रिलेज दिए हुए हैं, ये 3 रिलेज के माध्यम से वो बाहर जाते हैं। और साथ साथ में उसी ट्रांसफार्मर से स्टेबलाइजर को चलाने के लिए एक लो वोल्टेज का कनेक्टर भी होता है। स्टेबलाइजर को चलाने के लिए लगभग 15 से 17 वोल्ट एसी का जरूरत पड़ता है, जो स्टेबलाइजर अलग से ट्रांसफार्मर से खींच लेता है। तो ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है वो स्टेबलाइजर पीसीबी को चलाने के लिए जो छोटा सा वोल्टेज लगता है वो भी देता है, और इसकी जो अलग अलग वाइंडिंग्स हैं उसमें कोई स्टेप डाउन वाइंडिंग होगा, कोई स्टेप अप वाइंडिंग होगा। तो उसके हिसाब से अगर कोई इनपुट वोल्टेज कम आ रही है, लो हो रही है, तो वो स्टेप अप करता है, और इनपुट वोल्टेज अगर कोई हाई है तो उसको स्टेप डाउन करता है। ऐसी उसकी अलग अलग वाइंडिंग्स हैं। इनपुट वोल्टेज का रेंज, जिस रेंज पे स्टेबलाइजर चलता है वो है 130 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट एसी तक। 135 से 275 तक इसकी वर्किंग रेंज है, और आउटपुट वोल्टेज का रेंज 180 से लेकर 250 तक। इसका मतलब स्टेबलाइजर से जो आउटपुट जा रहा है सबसे कम 180 वोल्ट देगा और सबसे ज्यादा वो 250 वोल्ट देगा। 390 वोल्ट एम्पियर का ये कैपेसिटी है इसका, और 1.7 एम्पियर्स की इसकी रेटिंग है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये हमारे गोदरेज की जो स्टेबलाइजर है इसकी ये सारी स्पेसिफिकेशंस है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इनपुट का जो वोल्टेज है और आउटपुट का वोल्टेज, ये दोनों को चेक किया जाता है। यहाँ पर इसकी मेजरमेंट की जाती है और दोनों को कंपेयर किया जाता है। एक कंपैरेटिव सर्किट है इसके अंदर, और कंपैरिजन करने के बाद अगर इनपुट की वोल्टेज कम है तो ट्रांसफार्मर का जो स्टेप अप सर्किट है, उस स्टेप अप सर्किट के थ्रू, स्टेप अप सर्किट जिस रिले के साथ में लगा हुआ है उसके थ्रू इसमें आउटपुट भेजा जाता है, और जो भी इनपुट है और जो भी आउटपुट है ये आपको डिस्प्ले में दिखाई देता है। उसी तरह से अगर इनपुट का वोल्टेज हाई हो तो स्टेप डाउन का जो सर्किट है ट्रांसफार्मर में, उस सर्किट के थ्रू और स्टेप डाउन की जो रिले है उसके थ्रू आउटपुट दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनपुट का जो वोल्टेज है वो लो है तो कंपैरेटर कहता है कि इनपुट वोल्टेज लो है, तो वो स्टेप अप की रिले ऑन कर देता है, और स्टेप अप का रिले ट्रांसफार्मर का स्टेप अप जो कॉइल है उसके साथ में लगा हुआ है, और ये स्टेप अप करके लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करा के वो आउटपुट दे देता है। उसी तरह से जब इनपुट अगर हाई है तो ये कंपैरेटर पकड़ लेता है कि इनपुट हाई है, उसको कम करने की जरूरत है, तो वो रिले को ऑन करता है जो ट्रांसफार्मर की स्टेप डाउन सर्किट के साथ में लगी हुई है। इस तरह से ऑटोमेटिकली कंपेयर करने, इनपुट और आउटपुट कंपेयर करने के बाद जिस रिले से, जो सही रिले से आउटपुट जानी चाहिए ताकि 180 से लेकर 250 वोल्ट एसी तक आउटपुट बना रहे, तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली काम करता है। ये स्विचिंग सर्किट है, ये सारा कुछ पीसीबी के ऊपर रहता है। ट्रांसफार्मर में जैसे मैंने कहा कि स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों उसमें सर्किट्स हैं। इनपुट का प्राइमरी साइड में इनपुट का वोल्टेज आएगा, और आउटपुट के साइड में स्टेप अप स्टेप डाउन के अलग अलग कॉइल्स होंगे। ये इस तरह से यहाँ पर जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, इस तरह से वो ट्रांसफार्मर की बनावट होती है। इनपुट वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग में जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से इसकी आउटपुट जाती है, लेकिन सेकेंडरी की 2 या 3 वाइंडिंग आपस में एक साथ ऑन रहेगी, लेकिन जिस वाइंडिंग से आउटपुट जाना है वो डिसाइड करेगा आपका कंपैरेटर सर्किट जो आपकी पीसीबी में है। ये देखिए अलग अलग वाइंडिंग्स दी हुई है ट्रांसफार्मर की, और अलग अलग रिलेज को यहाँ पर रिले 1, रिले 2, रिले 3
इनके कॉम्बिनेशन से कौन से वाली सर्किट से आउटपुट जानी चाहिए ये डिसाइड करेगी। देखो इनपुट वोल्टेज आ रहा है 200 वोल्ट और इसके पास 3 अलग अलग यहाँ पर ट्रांसफार्मर की आउटपुट वाइंडिंग है। तो ये रिले के कॉम्बिनेशन से इनपुट प्राइमरी की वाइंडिंग और सेकेंडरी की वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग को सर्किट में रखेगी वो ये रिले डिसाइड करेगी। किसके ऊपर डिसाइड करेगी? ये कंपैरेटिव सर्किट के ऊपर डिसाइड करेगी। कंपैरेटिव सर्किट बताएगी कौन सी रिले को ऑन होना है ताकि इनपुट का वोल्टेज जो भी हो आउटपुट का वोल्टेज 180 से 250 के बीच में रहे। इस तरह से रिले 1, रिले 2 और रिले 3 ये आपस में इनके प्रोग्राम के हिसाब से, देखो इनपुट की वोल्टेज 280 वोल्ट है तो यहाँ पर स्टेप डाउन किया गया है 280 वोल्ट को। 200 वोल्ट को 170 वोल्ट करने वाला जो सर्किट है तो इस सर्किट के जरिए 280 वोल्ट जब जाता है तो वो स्टेप डाउन होकर 250 वोल्ट तक आ जाता है, उसमें 30 वोल्ट कम हो जाती है। और उसी तरह से अगर इनपुट वोल्टेज कम है 130 वोल्ट है तो इसको स्टेप अप करने की जरूरत है। ये 140 वोल्ट को 200 वोल्ट करने वाला जो स्टेप अप वाला ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप वाली जो कॉइल है ट्रांसफार्मर की, उस कॉइल के थ्रू ये रिले उसको पास करता है तो 130 वोल्ट में और 50 वोल्ट चढ़ जाता है यहाँ पर और 180 वोल्ट तक ये काम करने लगता है। ये इसकी रेंज है। इनपुट वोल्टेज अगर 135 से 165 तक रही तो आउटपुट वोल्टेज 195 से 240 तक रहेगी। ये बूस्टर सर्किट का ट्रांसफार्मर का 165 वोल्ट से 195 वोल्ट तक अगर इनपुट है तो 195 टू 235 वोल्ट तक इसकी आउटपुट वोल्टेज रहेगी। ये भी ट्रांसफार्मर की बूस्टर सर्किट है। लेकिन 195 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक रहा जो कि प्रॉपर इसका वोल्टेज है, जो सही रेंज है, तो आउटपुट भी उतना ही रहेगा। इसमें ना बूस्ट रहेगी ना बक रहेगा। बक का मतलब है कि स्टेप डाउन, बूस्ट का मतलब है स्टेप अप। ना स्टेप अप करेगी ना स्टेप डाउन करेगी, ये वैसे की वैसे ही उस वोल्टेज को पास किया जाएगा ट्रांसफार्मर के थ्रू। यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट वायर्स आते हैं उससे आप पहचान सकते हैं कि ये कौन कौन से वायर्स हैं। इसमें जो काले रंग का वायर है वो न्यूट्रल है, येलो आउटपुट है, ऑरेंज और व्हाइट ये अलग अलग टैपिंग्स हैं। काले रंग का वायर न्यूट्रल, ब्लैक न्यूट्रल के साथ में अगर ब्राउन वायर के साथ में अगर आप वोल्टेज माप के देखें तो 9 वोल्ट मिलेगा। ब्लैक और रेड के साथ में अगर आप माप के देखें तो 18 वोल्ट आपको मिलने वाला है। ट्रांसफार्मर की जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के साथ में उसके हर एक टैपिंग का वोल्टेज आप ऑन करके चेक कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर की सारी वाइंडिंग्स काम कर रही है कि नहीं। देखो किसी वाइंडिंग से वोल्टेज कम होगा, किसी वाइंडिंग से वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि न्यूट्रल के साथ में किसी वाइंडिंग के किसी आउटपुट के वायर को आपने चेक किया ट्रांसफार्मर का तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसमें से कोई वोल्टेज ना आए। हमेशा उससे कोई ना कोई वोल्टेज तो आता ही रहेगा। तो यही इसका चेक है कि इसमें से कोई भी वाइंडिंग में अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो वाइंडिंग खराब है। अगर कोई भी एक वाइंडिंग खराब है तो पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद अगर डिस्प्ले अगर नहीं आ रही है तो डिस्प्ले के वायर्स चेक करें। डिस्प्ले की एलईडी का कोई कनेक्शन में कहीं ड्राई सोल्डरिंग हुआ है, सोल्डरिंग लूज है, कहीं पर कोई लूज कॉन्टैक्ट है, तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। मेंस फ्यूज, हर स्टेबलाइजर में एक फ्यूज होता है। जो वोल्टेज में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो गई तो वो फ्यूज उड़ जाएगा। ये फ्यूज 5 एम्पियर वाला जो फ्यूज है, ये फ्यूज आप चेक कर सकते हो सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी है कि नहीं। कंटिन्यूटी नहीं हो तो इसकी फ्यूज को आप बदली कर सकते हैं। ये ग्लास फ्यूज है, इजीली रिप्लेसेबल है। और आप सबके जो टूल बैग है उसमें कम से कम एक ग्लास फ्यूज आपके पास होना चाहिए जब आप ट्रांसफार्मर या स्टेबलाइजर या किसी भी रेफ्रिजरेटर की आप चेकिंग करने जाते हो। जब भी कोई प्रॉब्लम से स्टेबलाइजर बंद होता है तो एक टाइम डिले होता है उसका, कम से कम 3 मिनट का। तो कम से कम 3 मिनट के बाद ही वो जो एरर वाला कंडीशन है, एरर वाला कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए वो इतना 3 मिनट का कम से कम टाइम डिले लेता है।
लो वोल्टेज अगर आए तो LC का एरर देकर वो लो वोल्टेज कट ऑफ करेगा, और 130 से कम वाला वोल्टेज, और 280 के आसपास अगर वोल्टेज हो, 275 से ऊपर वाला वोल्टेज हो तो HC का ये एरर देगा, मतलब कि हाई वोल्टेज का कट ऑफ। इसके बाद हम पावर कॉर्ड की जांच करेंगे। ये इसके लिए भी आपको मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। पावर कॉर्ड में क्या हो सकता है कि एक न्यूट्रल है, एक अर्थ है और एक पावर का वायर है। कहीं पर बीच में वायर टूट गया है तो वायर ओपन, या वायर दोनों आपस में अंदर से शॉर्ट हो गई है तो इसकी सर्किट शॉर्टिंग वाली सर्किट होगी। किस तरह से चेक करते हैं? विजुअल इंस्पेक्शन से, कि उसकी इंसुलेशन कहीं पर कटी हुई है, या कहीं पर वायर इसका टूटा हुआ है, या एक वायर दूसरे वायर के साथ में जुड़ा हुआ है, या कहीं पर इसकी इंसुलेशन में कहीं बबल्स आ गए हैं। जो बबल्स आते हैं वो ज्यादा गर्म होने की वजह से आते हैं, तो इससे भी आपको क्लू मिल जाएगा कि कहीं कोई हाई वोल्टेज चलती थी। कंटिन्यूटी मेथड, आप पिन से लेके वायर के टिप तक तीनों वायर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, न्यूट्रल, अर्थ और फेज की। विजुअल इंस्पेक्शन में इस तरह से अगर कोई वायर कटा हुआ है तो उसको रिपेयर करके चलाने की कोशिश ना करें, उसको बदली कर दें। कंटिन्यूटी मेथड में इसको चेक करने का ये तरीका है, ये देख लीजिए प्लीज। इस वीडियो में हम देखेंगे पावर कॉर्ड कैसे चेक की जाए। पावर कॉर्ड को चेक करने के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करेंगे। पहला है कंटिन्यूटी मेथड और दूसरा है क्रॉस कंटिन्यूटी मेथड। कंटिन्यूटी मेथड के लिए पहले अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लाएं। पावर कॉर्ड के जो प्लग टॉप है उस प्लग टॉप के हर पिन की के साथ रिस्पेक्टिव वायर की हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो यहाँ कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगी और इसका मतलब है कि हमारा पावर कॉर्ड खराब है। पावर कॉर्ड की कंटिन्यूटी हम इस तरह से चेक करते हैं। इसके बाद थर्मल फ्यूज को हम चेक करेंगे। थर्मल फ्यूज तब उड़ता है जब हीटर का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि सर्किट ने हीटर को डिफ्रॉस्ट के साइकिल के बाद में ऑफ नहीं किया और हीटर चलता रहा, तो ज्यादा टेम्परेचर के कारण हो सकता है कि हीटर किसी को नुकसान ना पहुंचे, कहीं हीटर की वजह से कहीं पर कोई लाइनर या कोई और पार्ट रेफ्रिजरेटर की जल न जावे। इसके लिए वहीं पर नजदीक लगा हुआ ये जो थर्मल फ्यूज है वो ओवरहीट के कारण वो अंदर से मेल्ट हो जाता है और 230 वोल्ट की जो सर्किट है उसको कट ऑफ कर देता है, मतलब मेन वोल्टेज की जो सर्किट है वो कट ऑफ कर देता है। और अगर फ्रॉस्ट फ्री की जो रेफ्रिजरेटर आपकी चल ही नहीं रही है तो जितने आप कंपोनेंट्स चेक कर रहे हैं उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है थर्मल फ्यूज, जिसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। इसके दोनों तरफ के जो लीड है, दोनों तरफ की लीड में आप आपका या कंटिन्यूटी टेस्टर यूज कर सकते हैं या मल्टीमीटर यूज कर सकते हैं। दोनों से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। थर्मल फ्यूज का अगर डिफेक्ट हो तो पूरी डिफ्रॉस्ट हो जाने के बाद भी हीटर चलती रहेगी और वो रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई डैमेज कर सकता है। सर्किट डायग्राम में ये मेन 230 वोल्ट की जो सप्लाई लाइन है वहां पर सबसे पहले लगी हुई होती है, और सर्किट में अगर कहीं पर भी वोल्टेज नहीं देती है वो जब अगर हीटर कंटिन्यूसली ऑन रहता है। इसका मतलब कि किसी न किसी गलती के कारण हीटर कंटिन्यूसली अगर ऑन है तो वो रेफ्रिजरेटर को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए सबसे पहले ही जो सर्किट है इसमें 230 वोल्ट की सप्लाई लाइन में थर्मल फ्यूज को लगाया जाता है, ताकि वो अगर उड़ जाए तो पूरी की पूरी सर्किट बंद हो जाए। इसकी चेकिंग जैसे मैंने आपको कहा था, इसकी दोनों लीड्स में आप मल्टीमीटर के लीड्स को लगा के रखें, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में डालें और चेक करें कि इसमें दोनों लीड्स के बीच में जब मल्टीमीटर की लीड्स लगाते हैं हम तो बीपर का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बीपर का साउंड आ रहा है इसका मतलब होगा कि थर्मल फ्यूज सही है। अगर बीपर का साउंड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि थर्मल फ्यूज अंदर से
ओपन हो चुका है और उसको बदली कर दीजिए। थर्मल फ्यूज की टेस्टिंग का ये वीडियो है। ये एक सेफ्टी डिवाइस है फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर को जलने से बचाने के लिए। किसी तरह की अगर बाई मेटल थर्मोस्टेट में कभी भी अगर किसी तरह की कोई समस्या आ जाती है कि ये +10 डिग्री के ऊपर अगर बाई मेटल थर्मोस्टेट कट ऑफ नहीं होता है तो ये 70 से लेके 72 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर थर्मल फ्यूज उड़ जाता है, ब्लोन हो जाता है। तो इतना टेम्परेचर अगर इसको मिलेगा तो थर्मल फ्यूज कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। अभी हम चेक करते हैं। अभी इस वक्त टेम्परेचर जो है आप जैसा देख पा रहे हैं, रूम का टेम्परेचर है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर के ऊपर क्या कंटिन्यूटी बता रहा है या नहीं बता रहा, तो हम इस पे चेक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी थर्मल फ्यूज हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है। टेम्परेचर है 37 डिग्री। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि ये 70 डिग्री के लगभग जाकर के थर्मल फ्यूज अपनी कंटिन्यूटी को छोड़ेगा, उससे पहले नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया गया था कि ये थर्मल फ्यूज गर्मी में भी कंटिन्यूटी हमेशा बताता रहता है, जैसा कि आप आवाज सुन पा रहे हैं बीप की। अब हम इसको गर्म करेंगे, कंटिन्यूटी अपनी दर्शाता है या बंद कर देता है। ये फ्यूज अभी कंटिन्यूटी बतानी इसने, इसका जो सर्किट है वो अभी टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है। अब ये थर्मल फ्यूज कभी भी काम नहीं करेगा, तो इसकी जगह इस थर्मल फ्यूज को हमें बदलना ही पड़ेगा। तो ये थर्मल फ्यूज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आजकल नए रेफ्रिजरेटर के अंदर एक ही कनेक्टर के अंदर आ रहे हैं, तो इसके साथ साथ बाई मेटल थर्मोस्टेट भी बदला जाएगा, क्योंकि थर्मल फ्यूज तभी कंटिन्यूटी अपनी तोड़ेगा जब बाई मेटल थर्मोस्टेट में हमें इस वक्त कंटिन्यूटी मिलेगी। अगर ये बाई मेटल थर्मोस्टेट खराब होगा, कंटिन्यूटी शो करेगा, तो उस वक्त ये थर्मल फ्यूज अपनी कंटिन्यूटी छोड़ देगा। दोनों में से एक चीज काम करेगी, दोनों चीज एक साथ काम कभी नहीं करेंगी। तो थर्मल फ्यूज अगर आपको उड़ा हुआ कभी मिलता है, कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, तो उसके साथ आप ये एक धारणा बना लीजिए कि आपको बाई मेटल भी बदलना ही पड़ेगा। इसके लिए आजकल कंपनी इकट्ठा ही दे रही है। पुराने रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको ये दोनों चीज अलग अलग मिलती थी। थर्मल फ्यूज का ब्लो ऑफ टेम्परेचर 68 डिग्री 68 डिग्री से लेके 72 डिग्री तक, 68 टू 72 डिग्री तक इसका ब्लो ऑफ टेम्परेचर है। मतलब कि ये रेंज में अगर टेम्परेचर हीटर के सामने दिखाई दे तो ये थर्मल फ्यूज उड़ जाएगा। और थर्मल फ्यूज सिंगल टाइम यूज का होता है कि एक बार अगर उड़ गया तो उसे बदली करना पड़ता है, उसे बार बार यूज नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो स्पिन टाइप के रेफ्रिजरेटर्स हैं जिसमें पीसीबी लगी हुई है, तो उसको किस तरह से टेस्ट करें अगर रेफ्रिजरेटर कूल नहीं कर रही है। तो चलिए देखते हैं। एसी डीसी वोल्टेजेस इसकी चेक करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। सारे स्पिन रेफ्रिजरेटर्स में ये जो पीसीबी का जो चेकिंग का प्रोसीजर है वो लगभग सेम है। ये स्पिन बेसिक की पीसीबी है, नॉब वाली पीसीबी कहते हैं इसको। इसकी जो वर्जन चेक करें, पुराना वर्जन इसका 1.4 था और नया वर्जन इसका 1.4.3, जिसका एक छोटा सा स्टिकर आपको पीसीबी के ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद ये स्पिन टॉप का पीसीबी किस तरह से पहचाने, इसमें एक व्हाइट कलर का सिलेक्टर स्विच होता है और इसी के ऊपर 5 एलईडीज, यहाँ पर कूलिंग लेवल की एलईडीज इसी के ऊपर आपको एम्बेड की हुई मिलेगी। इसमें भी जो
अभी का वर्जन है वो 3.23 है, ये नया वर्जन चेक करें। और स्पिन डोर में 4.43 का वर्जन होगा। ये स्पिन टॉप का पीसीबी है और स्पिन डोर वाला जो पीसीबी है जिसमें डोर डिस्प्ले का रेफ्रिजरेटर है, तो उसमें आपको 4.43 वाला वर्जन का पीसीबी चेक करना है। वर्जन के अलावा और क्या क्या चेक करना है? इस पीसीबी के ऊपर एक 6 पिन का कनेक्टर है जो 12 वोल्ट डीसी के सारे कंपोनेंट जिसके ऊपर लगे हुए हैं। एक 4 पिन का कनेक्टर है जहां पर दोनों सेंसर्स लगे हुए हैं जो 5 वोल्ट डीसी पे चलती हैं। एक 6 पिन फ्लैट कनेक्टर आपको मिलेगा डोर डिस्प्ले वाली पीसीबी में जो डिस्प्ले टू मेन पीसीबी को कनेक्ट करता है। और एक 8 पिन का कनेक्टर आपको मिलेगा जहां पर 230 वोल्ट इनपुट भी आता है और रेफ्रिजरेटर की जो कंप्रेसर है या हीटर है इनको बारी बारी आउटपुट सप्लाई भी उसी से जाता है। मेन पीसीबी की लोकेशन फ्रीजर के ऊपर एक छोटा सा पतला सा पैनल है। उस पैनल को जब आप खोल देंगे तो उसके पीछे आपको पीसीबी का बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर इसकी पीसीबी लगी हुई होगी। ये इस तरह से इसका एक्सप्लोरेशन व्यू में देख सकते हैं आप। पीसीबी का जनरल इंफॉर्मेशन, पीसीबी में एक ट्रांसफार्मर होगा, 12 वोल्ट डीसी का एक बजर होगा, प्रोग्रामिंग पिन्स होंगे काले रंग के जो हमारे कोई काम के नहीं है, फ्लैट कनेक्टर 5 वोल्ट डीसी पे चलने वाला 6 वायर फ्लैट कनेक्टर जो यहाँ पर कनेक्शन है वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए यूज होता है, डोर डिस्प्ले के लिए। ये डोर वाली पीसीबी में ये यूज होगा। इसके बाद 4 पिन कनेक्टर, इसमें दो सेंसर्स हैं, दो पिन के 2 सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं और दोनों सेंसर 5 वोल्ट डीसी पे चलती हैं। 6 पिन का कनेक्टर यहाँ पर आपको मिलेगा उसके नजदीक में ही, जहां पर दो पिन के 3 गुच्छे बनाए हुए हैं, 3 ग्रुप से दो पिन के। ये तीनों ग्रुप कौन कौन से हैं? एलईडी, डोर स्विच और रेफ्रिजरेटर का जो फैन है, कूलिंग फैन। ये तीनों 12 वोल्ट डीसी पे चलने वाली है। इसके लिए इन तीनों को एक साथ 12 वोल्ट डीसी का 6 पिन कनेक्टर में लगाया गया है। इसके बाद 8 पिन का कनेक्टर जहां पर 4 पिन यूज होते हैं, 2 पिन फेज और न्यूट्रल इनपुट के लिए और दोनों में से एक पिन ब्लैक वायर है कंप्रेसर को जाता है और रेड वायर जो है वो हीटर को जाता है। उसी के नजदीक आपको हरे रंग का एक रजिस्टर मिलेगा। याद रखिए कि कहीं पर भी ये रजिस्टर के ऊपर अगर काला पड़ गया है या ब्राउनिश हो गया है, उसके आसपास डार्क हो गया है या रजिस्टर फट गया है, तो समझ लो कि ओवर वोल्टेज की वजह से ये पीसीबी खराब हुई है। तो आप कस्टमर को स्टेबलाइजर्स वगैरह आप सजेस्ट कर सकते हैं। ये इसकी लाइन डायग्राम है, जो पीसीबी का हमने लेआउट देखा था उसी का ये लाइन डायग्राम है। विजुअल चेक, जैसे मैंने आपको कहा था कि रजिस्टर के ऊपर कहीं डैमेज दिख रहा है आपको या रजिस्टर के आसपास कहीं पर पीसीबी काला हुआ है, तो समझ लीजिए कि ये ओवर वोल्टेज के कारण ये हुआ है। इलेक्ट्रिकल चेकिंग, कंप्रेसर को जाने वाले आउटपुट वोल्टेज चेक करना है हमको, जिसको हम इस 230 वोल्ट एसी के 8 पिन कनेक्टर्स में चेक करेंगे। अगर कंप्रेसर का आउटपुट चेक करना है तो यहाँ पर ब्लू और ब्लैक वायर्स, जो ब्लैक वायर कंप्रेसर को फेस जाता है और ब्लू वायर जो न्यूट्रल है, दोनों के बीच में आपको 230 वोल्ट एसी की सप्लाई चेक करनी है। और अगर हीटर का सप्लाई चेक करना है आपको, जब डिफ्रॉस्ट के साइकिल में हीटर ऑन हो रहा है कि नहीं, तो आपको रेड वायर और ब्लू वायर के बीच में 230 वोल्ट एसी की आउटपुट सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। डिस्प्ले को अगर वोल्टेज जा रही है कि नहीं देखने के लिए, डिस्प्ले में 5 वोल्ट और ग्राउंड ये दोनों पिन्स हैं, तीसरे और दूसरे पिन, इन दोनों के बीच में आपको 5 वोल्ट डीसी का कंटिन्यूस सप्लाई दिखना चाहिए। अगर डिस्प्ले वाला कनेक्टर से पीसीबी को, डिस्प्ले को अगर सप्लाई देनी है पीसीबी को, तो वो इन दोनों पिन से देगी। इसके बाद 6 पिन वाला जो कनेक्टर है या 4 पिन वाला कनेक्टर है, सॉरी 4 पिन वाला जो कनेक्टर है, इसमें दो पिन सेंसर्स के हैं। तो यहाँ पर सेंसर्स को 5 वोल्ट डीसी जा रही है कि नहीं पीसीबी को, यहाँ पर इसी के ऊपर चेक किया जा सकता है। दोनों सेंसर के दो टर्मिनल्स के आपस में 5 वोल्ट डीसी कंटिन्यूसली पीसीबी से जानी चाहिए सेंसर्स को। और 12 वोल्ट का जो
सप्लाई का 12 वोल्ट डीसी का सप्लाई का जो कनेक्टर है, इसमें फैन का 2 पिन है, डोर स्विच का 2 पिन है और एलईडी का 2 पिन है। फैन के दोनों पिन के बीच में जब आप मल्टीमीटर लगा के देखें तो आपको 12 वोल्ट डीसी दिखाई देगा जो फैन की तरफ चलता है। अगर 12 वोल्ट डीसी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि पीसीबी खराब है, या 12 वोल्ट डीसी आ रहा है लेकिन फैन तक नहीं पहुंच रहा है तो हो सकता है कोई और खराबी हो। पीसीबी से वोल्टेज आ रही है कि नहीं, एलईडी को ये चेक करना है। डोर की एलईडी अगर चल नहीं रही है, फ्रिज के अंदर की जो लाइट है वो चल नहीं रही है, तो एलईडी वाला जो दोनों टर्मिनल है इसमें 12 वोल्ट डीसी पीसीबी से आनी चाहिए। और जो दरवाजा बंद करते हैं और खोलते हैं तो यहाँ पर या तो 12 वोल्ट डीसी आएगी या तो फिर 0 वोल्ट आएगी डोर स्विच के दोनों टर्मिनल्स के बीच में। पीसीबी टेस्टिंग्स किस तरह से करते हैं इसका एक वीडियो ये देख लेते हैं। मेन पीसीबी ये फ्रंट में लगी है, ये कवर हटाएंगे और यहाँ से ये हमारी मेन पीसीबी है। और जो हम लोग जैक्स की बात कर रहे थे, ये बड़ा 8 पॉइंट का जैक है, इसमें जो सप्लाई को फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक फेस है, एक न्यूट्रल है, एक कंप्रेसर के लिए जा रहा है और एक हीटर के लिए। फैन मोटर को सप्लाई ये 6 वाले जैक से है, 6 वाले जैक से है, और सेंसर को सप्लाई जो है वो 4 वाले जैक से। फ्रंट के लिए जो पीसीबी फ्रंट में लगी है उसके लिए सप्लाई यहाँ से जा रही है। चेक करेंगे, यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी दिखेगा, 4.95 वोल्ट डीसी के आसपास दिखेगा। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं फैन मोटर को जाने वाली सप्लाई, नीचे के एलईडी को जाने वाली सप्लाई, करीब करीब 12 वोल्ट डीसी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 220 वोल्ट चेक कर सकते हैं। प्लेन जैक जो फ्लैट वाला जैक लगा है उसमें ग्राउंड और 5 वोल्ट दिख रहा है, वहाँ पे 5 वोल्ट डीसी मिलेगा। फ्रीज़र के लिए जो सेंसर्स गए हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी हम लोगों ने देखा और 4 किलो ओम रेजिस्टेंस हम लोगों ने देखा सेंसर्स का। ये रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा जब ये माइनस में जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा जब ये प्लस में जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है। फैन को सप्लाई जा रही है, एलईडी को सप्लाई जा रही है और डोर स्विच को जा रही है। तो इस तरह से हम लोग आराम से ये पीसीबी चेक कर सकते हैं। वोल्टेज टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा? हमको इनपुट वोल्टेज देखनी है पीसीबी को, जो 230 वोल्ट आनी चाहिए, लाइन वोल्टेज ब्राउन और ब्लू कलर के वायर्स के बीच में। एलईडी फैन को पीसीबी से आउटपुट जानी चाहिए 12 वोल्ट डीसी, सेंसर्स को 5 वोल्ट डीसी जानी चाहिए, कंप्रेसर को ब्लैक वायर के थ्रू 230 वोल्ट एसी जानी चाहिए और हीटर को रेड वायर के थ्रू 230 वोल्ट एसी जानी चाहिए अगर पीसीबी सही चल रही है तो। अगर इनमें से कोई वोल्टेज अगर पीसीबी से आउट नहीं हो रही है तो हो सकता है पीसीबी खराब हो, पीसीबी आप बदली कर दें तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये स्पेसिफिकेशंस है जो हमने जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। स्पिन के जैसे ही वेस्टा मॉडल की जो पीसीबी है उसको किस तरह से चेक करना है ये देखते हैं। मेन पीसीबी रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में लेफ्ट में थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा। यहां पर भी मेन पीसीबी के कनेक्शंस के सीक्वेंस देख लीजिए। लेफ्ट साइड में आपको यहां पर इन्वर्टर पीसीबी से पावर कनेक्शंस दिखेगी, हीटर के लिए कनेक्शन दिखेगा यहाँ पर, फैन के लिए और अर्थिंग के लिए ये पिन नंबर्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पर। और ऊपर ये जो कनेक्टर है यहाँ पर इन्वर्टर पीसीबी के लिए फ्रीक्वेंसी आउटपुट जाता है। फ्रीक्वेंसी आउटपुट का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी आउटपुट का मतलब है इसका कम्युनिकेशन। इन्वर्टर के लिए जो कम्युनिकेशन वाला फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है वो सिग्नल वाला लाइन है वो। इसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर कनेक्टर है जहां पर रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर की जो स्विच है, डोर स्विच, ये लगी हुई है इसमें। और डोर स्विच जब ऑन ऑफ हो जाए तो यहाँ पर आपको
वोल्टेज ऑन या ऑफ मिलेगा। फिर नीचे एक सेंसर यहाँ पर दिखाया गया है, CN सीक्वेंस 3 एंड 4, फ्रीजर सेंसर का 5 एंड 6, 4 वायर्स है यहाँ पर, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर सेंसर के 2-2 वायर्स। इसके बाद डिस्प्ले पीसीबी की एक छोटी सी यहाँ पर कनेक्टर्स हैं, 1 2 3, 3 वायर्स है यहाँ पर एक ही कनेक्टर के ऊपर। मेन पीसीबी में से 4 नंबर पिन के ब्राउन वायर और 7 नंबर पिन में ब्लू वायर्स, इन दोनों के बीच में अगर आप चेक करें तो 230 वोल्ट इनकमिंग आनी चाहिए आपको। ये अगर इनकमिंग वोल्टेज ओके है तो BLDC पीसीबी इसकी ओके है, अगर इनकमिंग वोल्टेज नहीं आ रही है इसमें तो BLDC पीसीबी इसमें डिफेक्टिव है। और यहीं पर यहाँ पर जो आपको एक कनेक्टर हमने बताया था लेफ्ट साइड में, वहां पर 2 नंबर का पिन रेड वायर, 5 नंबर का पिन ब्लैक वायर, इन दोनों के बीच में 50 हर्ट्ज से 180 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी दिखनी चाहिए। अगर मेन पीसीबी ओके है तो इन दोनों के बीच में आप मल्टीमीटर को फ्रीक्वेंसी मोड पे रखें तो 50 हर्ट्ज टू 180 हर्ट्ज के बीच में इसमें फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई देगी। फ्रीक्वेंसी भी एक मेजरमेंट होती है इलेक्ट्रिकल पावर का, तो ये फ्रीक्वेंसी अगर 50 से 180 हर्ट्ज के बीच में ये फ्लक्चुएट होती है तो इसका मतलब ये होगा कि मेन पीसीबी ओके है, वरना ये मेन पीसीबी खराब। ये फ्रीक्वेंसी का जो वोल्टेज है वो सिग्नल है जो इन्वर्टर पीसीबी को जाता है पिन नंबर 2 और 5 के बीच। अब यहां पर मेन पीसीबी का पावर इनपुट हम चेक करेंगे, 4 नंबर और 7 नंबर पिन के बीच में ब्राउन और ब्लू वायर। ब्राउन हमेशा फेज का होता है और ब्लू हमेशा न्यूट्रल का वायर होता है। ये कलर कोडिंग ज्यादातर हमारे रेफ्रिजरेटर्स में कॉमन है। इसके बाद ऊपर जो यहाँ पर कनेक्टर है वहां पर 2 नंबर पिन और 5 नंबर पिन के बीच, पिन्स के नंबर्स भी आपको यहाँ पर इजीली गिन के मिल जाएंगे। 2 नंबर और 5 नंबर पिन के बीच में आपको फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर की इनपुट चेक करनी है। हीटर के सिम्टम्स चेक करने अभी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 9, इन दोनों के बीच में 230 वोल्ट एसी अगर आ रही है तो मेन पीसीबी ओके है, अदरवाइज मेन पीसीबी इज फॉल्टी। फैन के लिए ये जो लंबा वाला कनेक्टर है यहाँ पर 1 नंबर और 9 नंबर पिन, इन दोनों के बीच में आपको वोल्टेज चेक करनी है। फैन के लिए आउटपुट जाएगी पीसीबी से। एलईडी आउटपुट यहाँ यहीं पर ये जो लंबा वाला कनेक्टर है 11 पिन के, इसमें 3 नंबर और 4 नंबर के पिन ब्लैक वायर और रेड वायर के बीच में आप 12 वोल्ट डीसी चेक करेंगे अगर एलईडी लाइट्स नहीं चल रही है तो। ये पीसीबी से 12 वोल्ट डीसी यहाँ पर आनी चाहिए एलईडी लाइट्स के लिए। इसके बाद डिस्प्ले के लिए ऊपर जो डिस्प्ले का कनेक्टर है वहां पर 3 नंबर और 4 नंबर पिन के बीच में से आपको 12 वोल्ट डीसी दिखनी चाहिए एलईडी के लिए। डोर स्विच, इसके बाद BMR NXW का जो बॉटम माउंट फ्रीजर वाला रेफ्रिजरेटर है उसकी पीसीबी की चेकिंग हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। DMR की जो पीसीबी है ये इसका लेआउट इस तरह से है। ऊपर देखिए फ्रीक्वेंसी कनेक्शन का मतलब एक छोटा सा या टर्मिनल है जो कम्युनिकेशन करता है मेन पीसीबी और
इन्वर्टर पीसीबी के बीच में। फ्रीजर उसके बाजू में फ्रीजर एलईडी कनेक्शन। फ्रीजर के अंदर जो एलईडी चलती है, इसकी जो ड्रॉवर फ्रीजर है उसमें एलईडी चलती है, उसको 12 वोल्ट डीसी से चलाया जाता है। उसी के नजदीक आपको पीसी, इसका मतलब है प्रोविजन कंपार्टमेंट, या जिसको हम रेफ्रिजरेटर सेक्शन भी कहते हैं, वहां की एलईडी को अगर आप चेक करनी है तो 1 नंबर पिन 12 वोल्ट डीसी का, 2 नंबर पिन में 12 वोल्ट डीसी और 3 नंबर और 4 नंबर ग्राउंड। 1 और 3 के बीच में या 2 और 4 के बीच में आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की जो इसकी एलईडी है उन दोनों का यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी का कनेक्शन आपको मिल रहा है। उसके राइट साइड में एक प्रोग्रामिंग कनेक्टर है जो यूज में नहीं है, जो हमारा किसी काम का नहीं है। उसके बाद राइट साइड में चलेंगे डिस्प्ले के कनेक्शंस, 3 नंबर और 1 नंबर की दोनों जो टर्मिनल है उसके बीच में 12 वोल्ट डीसी का सप्लाई आता है। इसके बाद एनसी फ्रीजर डोर प्रोविजन कंपार्टमेंट, यहां पर आपको रीड स्विच के कनेक्शंस मिलेंगे। एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज्ड। प्रोविजन कंपार्टमेंट और फ्रीजर के सेंसर्स आपको यहाँ पर 4 पिन कनेक्टर में आप मिलने वाले हैं आपको। इसके बाद नीचे रीड स्विच का कनेक्शन, 5 वोल्ट डीसी पे चलने वाला जो ये रीड स्विच है, इसमें आपको ग्राउंड और 5 वोल्ट डीसी के बीच में 5 वोल्ट का कनेक्शन आपको मिलने वाला है। फिर नीचे लेफ्ट में जब आप देखते हैं तो मेन इनपुट का वायर है, यहाँ पर लाइव और न्यूट्रल जो इसके अंदर आता है इनपुट, और यहीं से कंप्रेसर और हीटर को आउटपुट सप्लाई भी जाता है। उसी के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर दोनों फैंस के कनेक्शंस मिलेंगे, एफसी फैन ग्राउंड, इसके बीच में 12 वोल्ट्स डीसी की सप्लाई आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। उसी का ये वायरिंग डायग्राम है जिस पीसीबी को हमने अभी देखा था। टेस्टिंग प्रोसीजर, मेन इनपुट में यहाँ पर 230 वोल्ट्स एसी 3 और 1 नंबर के पिन में आएगी, तो पावर कॉर्ड से यहाँ पर सप्लाई आ रही है। सप्लाई अंदर आ गई पीसीबी में, तो पीसीबी से सप्लाई आउटपुट भी जानी चाहिए। सप्लाई अंदर आ रही है पीसीबी में, लेकिन पीसीबी का आउटपुट डेड है, तो आप समझ लीजिए कि पीसीबी खराब है, उसको बदली कर दें। कंप्रेसर आउटपुट को कैसे चेक करना है? जो सप्लाई का 230 वोल्ट था उसमें से जो काले रंग का न्यूट्रल का वायर है और यहाँ पर कंप्रेसर को जाने वाला जो आउटपुट सप्लाई का वायर है, इन दोनों के बीच में 230 वोल्ट एसी आनी चाहिए, पिन नंबर 1 और 3 के बीच में। लाइट नहीं चल रही है तो डीसी वोल्टेज में आप 12 वोल्ट डीसी चेक कर सकते हैं। फ्रीजर एलईडी की कनेक्शन में यहाँ पर पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2, यहाँ पर फ्रीजर एलईडी की कनेक्शन है, यहाँ पर पिन नंबर 1 और 2 के बीच में आप 12 वोल्ट डीसी चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर रेफ्रिजरेटर सेक्शन में अगर आपको चेक करना है तो पिन नंबर 1 और 2 में दोनों 12 वोल्ट डीसी के हैं, पिन नंबर 3 और 4 ग्राउंड है, तो 1 और 3 के बीच में 12 वोल्ट डीसी, 2 और 4 के बीच में 12 वोल्ट डीसी। इस तरह से रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के अंदर के लेफ्ट साइड और राइट साइड के एलईडी के कनेक्शंस आपको चेक करने को मिलेगा, मतलब एलईडी को जो आउटपुट जाता है वो चेक करने को मिलेगा आपको। तो ये थी रेफ्रिजरेटर फ्रॉस्ट फ्री, जिसमें कूलिंग नहीं कर रही है रेफ्रिजरेटर फ्रॉस्ट फ्री, या फिर उसका
एलईडी का कनेक्शन, एलईडी ऑफ है, एलईडी नहीं चल रहा या कंप्रेसर नहीं चल रहा है क्योंकि कंप्रेसर में आउटपुट नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें चेक करने का ये प्रोसीजर था अभी तक जो आपने इस वीडियो में देखा। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकेंगे एक मल्टीमीटर की मदद से। थैंक यू वेरी मच।